वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वक्त में खुश आमदीद। लेकिन अब कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमलों पर हर तरफ हाहाकार मची है। मुज़म्मतें हो रही हैं, बयानात दागे जा रहे हैं, जवाब देने का हक महफूज रखने जैसी बातें भी की जा रही हैं। लेकिन ये कोई नहीं पूछ रहा कि कतर पर होने वाले इस हमले में कौन कौन से अरब मुल्क ने इसराइल की सहूलतकारी की। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि हमलों के बाद वापस जाने वाले इसराइली F-35 जंगी तैयारों की रीफ्यूलिंग कहां और किसकी फ़ज़ाई हदूद में हुई, किसने वो रिफ्यूलिंग की। ये सवाल कोई नहीं पूछ रहा कि कतर समेत तमाम अरब ममालिक के पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल और तिफून जैसे जदीद वॉर प्लेन्स मौजूद हैं, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने की जुर्रत कतर को क्यों नहीं हो सकी। सबसे बढ़कर यह सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि इसराइल के इस हमले के बाद बुलंद होने वाले हौसलों से अब क्या सहूलतकार अरब ममालिक भी ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से महफूज रह पाएंगे। मेरे नज़दीक तो ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि फ़लस्तीनी हमारे या ये जो फ़लस्तीन नाम का एक बेचारा सा मुल्क है, ये तो महज जंग का ईंधन थे। ये तो महज इस्तेमाल के लिए टिश्यू पेपर थे जो इस्तेमाल करके उनको फेंक दिया गया, और उनमें से अक्सर तो अब मर चुके हैं, और जो बाकी बच चुके हैं वो इसराइल ने कल से उनके ऊपर नई बमबारी का आगाज कर दिया है, और वो भी बहुत जल्द अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेकिन तेरा क्या होगा कालिया, ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, और इस पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, मुत्तहिदा अरब अमारात हो, ओमान हो, बहरीन हो, या तमाम अरब ममालिक, खलीजी ममालिक जिनको हम कहते हैं, वो तमाम के तमाम दौलतमंद ममालिक में शामिल हैं, और उनके पास जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम, चाहे वो पैट्रियट हो या थैड हो, वो उनके पास मौजूद है। वहाँ पर उन्होंने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को सजा के रखा है। अगर मैं आपके साथ महज कतर की बात करूं तो कतर ने 2025 यानी इस साल, इस रवा साल के लिए, माली साल के लिए जो उन्होंने अपने डिफेंस के लिए इखराजात किए हैं, इनका मजमूई वॉल्यूम 14.4 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15 अरब डॉलर है जो उन्होंने अपने दिफा के ऊपर खर्च किया है। और उनके पास मौजूद जो जंगी साजो सामान है उसमें पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम और थैड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ साथ 36 रफाल उनके पास जंगी तैयारे हैं, 24 टाइफून हैं, 12 की अभी उन्होंने मजीद ऑर्डर्स दे दिए हैं, 37 उनके पास F-15EX हैं, जबकि 11 उन्होंने ये मजीद तैयारे हासिल करने के लिए भी ऑर्डर प्लेस कर रखा है। 8 उनके पास C-17 ट्रांसपोर्टर्स, 4 C-130J, 24 AH-64 हेलीकॉप्टर्स, और उसके साथ साथ कई और उनके पास ये ड्रोन शरोन और इस तरह की कई चीज़ें मौजूद हैं। एयर डिफेंस सिस्टम में उनके पास पैट्रियट है, निसैम्स है, थैड जो है उसका ऑर्डर उन्होंने दे दिया हुआ है, 18 उनके पास रिपेयर हैं, रोलैंड उनके पास 9 हैं, मैन पैड्स लाइक मटेरियल उनके पास, स्टिंगर मिसाइल और इस तरह की और भी चीज़ें मौजूद हैं। ये उनके पास डिफेंस कैपेबिलिटीज़ मौजूद हैं। पाकिस्तान का साथ अगर आप इनका मुकाबला करें या ईरान का इनके साथ मुकाबला करें तो कोई मैच ही नहीं नज़र नहीं आता टेक्नोलॉजी के एतबार से। ईरान के पर जब इसराइल ने हमला किया था तो ईरान के पास अपनी एयरफोर्स मौजूद नहीं थी, यानी उनके पास अपने जो एयरफोर्स है, जितने भी उनके पास F-16 तैयारे थे वो उनको एयरबोर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास उन तैयारों को चलाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए कोई दस्तयाब मटेरियल नहीं था। लेकिन इसके बावजूद ईरान बेसरो समानी की हालत में महज अपने मिसाइल्स के सर पर 12 दिन उसने इसराइल को नाकों चने चबवाए। इसराइल जितना मर्जी दावा करेगा जनाब मैंने ईरान का जो है ना नाक जमीन पर रगड़ दिया, आखिरकार उसको अमेरिका से मदद मांगना पड़ रही नेटन्स और फर्दू की न्यूक्लियर साइट्स को अटैक करने के लिए, जबकि इससे ज्यादा जो तरक्की याफ्ता मुल्क है और डिफेंस कैपेबिलिटीज के एतबार से वो कतर है। लेकिन इसके बावजूद जब इसराइली जंगी तैयारों ने कतर में जो उनका दारुल हुकूमत है दोहा, जिसको दुनिया का महफूज तरीन शहर
करार दिया गया है। दुनिया भर के जो तमाम मुज़ाकरात हैं, चाहे वो तालिबान के हों या हमास के हों, वो कतर में ही होते हैं। इसके बावजूद इसराइल ने आकर उनको वहां पर हिट किया, लेकिन उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम, रफाल और टिफून जैसे जदीद जंगी तैयारे महज जो है वो शोकेस की जीनत बने रह गए। क्यों? इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ले ली, इन लोगों ने जंगी तैयारे ले लिए और अपने दिफा की जिम्मेदारी डाल दी अमेरिका के ऊपर। यानी दूध की रखवाली के लिए बिल्ले की खिदमात ले ली, और बिल्ला भी ऐसा जिसने अपने लिए एक कुत्ता पाला हुआ जिसका नाम है इसराइल। अब आप इससे अंदाजा लगाएं कि इसराइल के सामने अमेरिका कितना बेबस है कि डोनाल्ड ट्रंप इस हमले के बाद कहता है कि मैं इस हमले पर नाखुश हूं, लेकिन उससे आगे उसकी भी जुबान तालू से जाकर चिपक जाती है, वो किसी तरह का कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे पाता। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका इस सारी गेम के अंदर किसी न किसी तरीके से मौजूद था, और चूंकि ये जो थैड है या पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, इसको ऑपरेट करने का उन्होंने इक्विपमेंट इनको बेच दिया, लेकिन चलाने का इख्तियार नहीं दिया। उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं की कि ये हमें पता चला कि F-35 इसराइल से आ रहे हैं। इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं की, और हमले के 10 मिनट बाद फोन करके बताया कि जनाब हमला हो गया। तो उन्होंने कहा जनाब अब तो हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं, हम जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। वो जवाब कब और कैसे दिया जाएगा इसके बारे में भी किसी को कोई इल्म नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि ये जो है ना तैयारे, ये इन्होंने कोई सुलेमानी चादर नहीं ओढ़ रखी थी कि ये किसी जगह पर नजर नहीं आएंगे। क्योंकि अगर हम इनके फासले को देखें कि अगर एक जंगी तैयारा तिल अबीब से उड़ता है और वो दोहा तक आता है, तो उसे तकरीबन 1716 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। 1716 किलोमीटर का फासला। और एक जो F-35 तैयारा है, उसकी ये जो है वॉरहेड्स के साथ उसकी जो मैक्सिमम फ्लाइट जो है ना, उसका जो ड्यूरेशन है या वो जितना फासला तय कर सकता है वो 2200 किलोमीटर है। इसका मतलब ये है कि ये जो F-35 तैयारे आए और गए, इन्होंने तकरीबन 3500 किलोमीटर का फासला तय किया, तो उनकी रीफ्यूलिंग भी होना रास्ते में किसी न किसी जगह पर तय थी। इसका मतलब ये है कि ये जो तैयारे उड़े थे, इन्होंने किसी न किसी इस्लामी मुल्क के ऊपर से ही सफर किया और किसी इस्लामी मुल्क को हिट किया। अब अगर हम ये देखें कि ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, तो उसने इराक की फ़िज़ाई हदूद और सऊदी अरेबिया की फ़िज़ाई हदूद को मुख्तलिफ हमलों में इस्तेमाल किया था। अगरचे सऊदी अरेबिया ने आज तक इस बात की तस्दीक नहीं की कि जनाब हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल हुई, लेकिन मुतअद्दद हमलों में चूँकि मुख्तलिफ जो है शहर मुख्तलिफ जावियों पर मौजूद हैं, तो इसराइल अपनी सहूलत के मुताबिक मुख्तलिफ एयर स्पेसिस को बिला रोक टोक इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसके तो अब्बा जी अमेरिका इन तमाम जो है वो ममालिक में बैठे हैं, तो उसको कौन रोक सकता है। इराक पर तो वैसे ही अमेरिका का तसल्लुत है, तो वहां से आते थे, हमला करके चले जाते थे। अब अगर उन्होंने कतर पर अटैक करना है, तो उर्दन और सऊदी अरेबिया ये दो ममालिक ऐसे हैं जिसके ऊपर तो उन्होंने डेफिनेटली ही फ्लाइट करना है। और अगर दूसरा रूट देखा जाए जो कि आता है बहीरा एमर से होता हुआ सऊदी अरब की एक जो सरहदी ये जो साहली पट्टी है वहां से होकर वो कतर पहुंचेगा, और ये इसराइल के लिए निस्बतन एक महफूज रास्ता है, क्योंकि बहीरा अरब तो एक इंटरनेशनल जो है ना समुद्री हदूद है। वहां से तो इसराइल को तैयारे गुजारने के लिए किसी तरह की कोई जो है ना इजाजत लेने की जरूरत नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस तो हर हाल में इस्तेमाल हुई, चाहे वो उर्दन के रास्ते से सऊदी अरेबिया और सऊदी अरेबिया से होकर वो कतर जाएं, या वो बहीरा एमर से होकर सऊदी अरेबिया की साहली पट्टी से गुजर कर कतर जाएं। सऊदी अरेबिया की एयर स्पेस का इस्तेमाल होना तो 100% तय है। अब सऊदी अरेबिया, जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि वहां पर भी उनका जो डिफेंस है, अगरचे सऊदी अरेबिया ने जनरल रहील शरीफ अपने फॉर्मर आर्मी चीफ, उनकी सरबराही में एक इस्लामी फोर्स भी बना रखी है, ठीक है। इसके साथ साथ उनके पास भी ये जो पैट्रियट मिसाइल F-35 और रफाल और इस जैसे तमाम
जो है ना सोफिस्टिकेटेड जो इक्विपमेंट है वो मौजूद है, लेकिन उनका डिफेंस किसके कंट्रोल में है? उनका डिफेंस भी अमेरिका के कंट्रोल में है। और जो सऊदी अरेबिया है, मुझे ऐसे लगता है कि वो किसी न किसी तरीके से उसके पास, अगरचे उन्होंने इस हमले की, मोहम्मद बिन सलमान साहब ने इस हमले की यकीनी तौर पर मजम्मत की है, लेकिन इन्वॉल्वमेंट सऊदी अरेबिया की किसी न किसी लेवल पर तो यकीनी तौर पर मौजूद है, और वो इससे किसी भी तौर पर इनकार नहीं कर पाएंगे कि जनाब हमारी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई। इसी तरीके से इन तैयारों की जहां तक रिफ्यूलिंग का ताल्लुक है, तो अमेरिका के वहां पर कई जो है ना बैरी बेड़े मौजूद है, और इसके साथ साथ एक बरतानवी बैरी बेड़ा भी जो बहीरा एमर है उसकी हदूद में मौजूद था। और बताया ये जा रहा है कि ये जो रिफ्यूलिंग हुई है इसराइली तैयारों की, ये बहीरा एमर के ऊपर परवाज के दौरान ही की गई है, और वहाँ पर ये जो नए तैयारे हैं फ्यूल जो भरते हैं फ़ज़ा में, जो मल्टीपल तैयारों को, 2 या 3 तैयारों को वो रिफ्यूलिंग करते हैं, उनकी मदद से इसराइली तैयारों की रिफ्यूलिंग की गई थी। अब सिचुएशन क्या है? मेरे नज़दीक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान अगर आप गौर करें तो इसराइल ने वाज़े तौर पर गज़ा के लिए कल ही ये जो इसराइली कसाई है, ये जो नेतन्याहू है, इसने इस बात का ऐलान किया था कि जनाब ये जो शहरी हैं गज़ा के फ़लस्तीनी बेचारे, ये गज़ा शहर खाली कर दें क्योंकि आज इसराइल ने हमला करना है। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल कट्स ने जो अपने सोशल मीडिया पर यह पैगाम शेयर किया कि जनाब आज गज़ा के ऊपर जो जहन्नुम का दरवाज़ा है वो खुलेगा और इतनी खौफनाक बमबारी होगी कि कोई बच नहीं पाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड बयान है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये वो अल्फाज हैं जो उन्होंने अपने ट्वीट्स के अंदर ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और महज कल के दिन में इसराइल की तरफ से गज़ा पर की जाने वाली बमबारी में 90 मजलूम फ़लस्तीनी भूखे प्यासे औरतें बच्चे शहीद हो गए महज कल के दिन में। कल खुम्स शाम में इसराइल की तरफ से अटैक किया गया, लबनान में फ़ज़ाई हमला किया गया, उसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ट्यूनिस के ऊपर भी इसराइल ने फ़ज़ाई हमले किए। किसी ने उसको रोका? किसी ने उसके रास्ते में कोई रुकावट क्रिएट की? किसी ने नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि इसराइल को अब इस बात का वाज़े तौर पर यकीन हो गया है कि ग्रेटर इसराइल के लिए अगर वो पेशकदमी करेगा तो उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं होगी, क्योंकि जिन ममालिक ने रुकावटों को क्रिएट करना है वहाँ पर अमेरिका मौजूद है, और उन ममालिक से वो उनकी हिफाजत के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना हासिल करता है। कतर वो मुल्क है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का कीमती तरीन तैयारा, जो हर आसाइश से जो है ना वो पुर था, डोनाल्ड ट्रंप को कतर विजिट पर वो तैयारा उसको गिफ्ट किया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था मैं कुछ स्टूपिड नहीं हूं कि मैं इतने कीमती तैयारे के तोहफे को ना कर दूं। उन्होंने कहा मैं स्टूपिड नहीं हूं, इसमें कौन सा अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, ये तो कतर का पैसा है, उन्होंने तोहफा दिया, मैंने वसूल कर लिया, बात खत्म, अब हम उसको एयरफोर्स 1 में तब्दील कर देंगे। ये सोच थी, यानी उसने कहा कि पैसा आने दो, बाकी सब चीजें खैर है। अब इस सूरत हाल में जिस तरीके से नेतन्याहू ने ये ऐलान किया था कि ग्रेटर इसराइल का क़याम जो नील से लेकर फुरात के दरमियान है, 2 हदें उन्होंने बनाई हुई है ना कि जनाब ये हमारी तौरात के मुताबिक यही जो है ना इसराइल है। इन 2 दरियाओं के दरमियान जो भी एरिया है वो इसराइल की मलकियत है, और हम यहाँ पर अपना जो इक़्तिदार है वो कायम करके रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर जब तक वो ग्रेटर इसराइल नहीं बनेगा, बकौल उनके जो मज़हब है उसके मुताबिक दज्जाल नहीं आएगा, और दज्जाल के तो वो बहुत बुरे तरीके से मुंतज़िर हैं। खैर कतई नज़र इस बात के, तो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करेगा? देखें, अरबों ने तो ये बात तय कर लिया कि हमने मुकाबला नहीं करना इसराइल का, और आपको किसी जगह पर भी इस हवाले से कंसर्न नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीनियों को उन्होंने मार मार कर जो है ना उनका हशर निकाल दिया। गज़ा जैसे शहर को उन्होंने खंडर बना दिया, मलबे का ढेर बना दिया। वहाँ पे कोई एक इमारत, कोई एक हॉस्पिटल उन्होंने रहने नहीं दिया कि जनाब किस जगह पर आकर कोई बंदे जो है वो गर्मी बारिश सर्दी में महफूज रह सके या कम से कम सर छुपा सके। सबको उन्होंने जो है ना बेआसरा कर दिया। कल तो उन्होंने कहा ये अपने जो टेंट लगे हैं इनको उखाड़ो और यहाँ से निकलो।
अब इस सूरत हाल में इसराइल की ये जो बढ़ते हुए हौसले हैं, इनके रास्ते में कोई रुकावट कम से कम अरब मुल्क तो नहीं डाल सकता। ये बात तो हो गई तय। और आने वाले दिनों में जिस तरह की हल्लाशेरी मिल गई है इसराइल को, जिस तरह के उसके हौसले बुलंद हो गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उसको इस बात का इतना सा भी गुमान होगा कि उसके रास्ते में किसी तरह की कोई सहूलतकारी होगी। अलबत्ता बारी सबकी आएगी। आज अगर फ़लस्तीनियों का जो है वो हशर निकल गया है, अगर आज कतर में हमास के जो लीडरान हैं उनको निशाना बनाया गया है और उनके वो जो लीडर थे जिनको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जिसके बारे में कहा गया था कि जनाब ये जो खलील अल हैया इनको निशाना बनाने के लिए ये अटैक किया गया, वो महफूज रहे। अलबत्ता उनके साहबजादे और उनके कुछ करीबी साथी इस हमले में शहीद हो गए। ये बात कही है किसने? अमेरिका में जो इसराइल का सफीर है, उसने फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, अगर इस मर्तबा खलील अल हैया बच गया है तो नेक्स्ट टाइम हम दोबारा अटैक करेंगे, हम उसको मार के छोड़ेंगे। अमेरिका में बैठकर इसराइली सफ़ीर ये बात कर रहा है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनके इस वक्त जो हौसले हैं, उनकी जो ताकत है वो बहुत ऊपर तक जा चुकी है। और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप की उसको हल्लाशेरी है, अरब ममालिक वैसे ही बेड़ हैं, तो उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं। हाँ, चैलेंज क्रिएट हो सकता है। जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमारात ने, जब इसराइली कैबिनेट ने यह ऐलान किया कि वो वेस्ट बैंक को यानी मगरबी किनारे को शामिल करने जा रहे हैं, इसराइल के अंदर जम करने लगे हैं, तो यूएई ने कहा कि जनाब ये जो वेस्ट बैंक है ये हमारा रेड लाइन है और अगर इसको शामिल किया गया तो इब्राहिम अकॉर्ड जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। नेतन्याहू वापस चला गया। ये एक सॉलिड आवाज़ थी। ये दूसरी सॉलिड आवाज़ आई थी जमहूरी तुर्किया की। उन्होंने कह दिया था, ये भी जो रिसेंट अटैक्स हुए, उन्होंने कह दिया कि जनाब अब अल्फाज की हद ख़त्म हो गई, अब अमल का टाइम आ गया है। और उसके बाद उन्होंने इसराइल के साथ तमाम तर तिजारत को बंद कर दिया, अपनी एयर स्पेस और सी स्पेस को बंद कर दिया इसराइल के लिए। कुछ सॉलिड स्टेप है ना। मुसलमान बाकी जो ममालिक हैं, उर्दन है, शाम है, लेबनान है, सऊदी अरेबिया है, ये तमाम लोग तो किसी तरीके से आगे बढ़कर कम से कम ये कहने के लिए तैयार नहीं है। मैं बार बार इस प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में ये बात शेयर कर चुका हूँ, जब तक मुस्लिम ममालिक ये बात नहीं करेंगे कि अब अगर इसराइल ने एक गोली चलाई तो चारों तरफ से मिसाइल आएंगे इसके ऊपर और इसराइल को हम दुनिया के नक्शे से मिटा देंगे। सिर्फ ये एक जुमला, सिर्फ ये एक अल्टीमेटम काफ़ी होगा नेतन्याहू को एटमी बंकर में घुसाने के लिए। सिर्फ ये एक स्टेटमेंट। लेकिन ये देगा कौन? किसी के पास इतना तप्पड़ नहीं है कि वो ये स्टेटमेंट दे सके। और अगर इस तरफ जाना है तो सबसे पहले अमेरिका से ये जो दिफा की उन्होंने जिम्मेदारी दी है, उनका जनाब आपने इक्विपमेंट दे दिया, आपकी मेहरबानी, चलो निकलो यहाँ से, ये कहने का भी हौसला नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता ये उन्होंने जुमला अदा कर दिया तो फिर कुछ इस बात के इम्कानात पैदा हो सकते हैं कि पाकिस्तान हो जाए, ईरान हो जाए या बाकी इस्लामी ममालिक हो जाएं, वो मुश्तरका डिफेंस की तरफ जाएं। जिस तरह नेटो ने एक मुल्क पर हमले को तमाम ममालिक पर हमला करार दिया, एक मुल्क पर हमला होगा तो बाकी मुल्क भी जवाब देंगे। इस्लामी ममालिक को भी इसी तरह का कोई चार्टर को अडॉप्ट करना होगा कि जनाब अगर फ़लस्तीन पर अटैक हुआ, अब एक गोली चली तो जनाब इसराइल का जो नाम है वो इस दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा। अदरवाइज़ इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर इसके अलावा कोई ऑप्शन है तो आज फ़लस्तीन नहीं है, कल शाम नहीं होगा, परसों लेबनान नहीं होगा, फिर उर्दन नहीं होगा, सऊदी अरेबिया की बारी आएगी, ईरान की बारी आएगी और इसी तरीके से मामलात आगे बढ़ते चले जाएंगे क्योंकि इसराइल इस वक्त अनस्टॉपेबल नज़र आ रहा है। अपने राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।